हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करेंगे आधारिक संरचना की प्रासंगिकता की। प्रासंगिकता का मतलब होता है कि रेलेवेंस क्या है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। कोई सीधे तौर पर हम लोग कभी कभी देखेंगे कि कुछ कुछ इस तरह का, जैसे जलापूर्ति है या फिर जलापूर्ति मतलब अच्छे से पानी पहुंचा पाना, शुद्ध पेयजल की बात होती है, तो सीधे तौर पर आर्थिक विकास में कैसे योगदान दे रहा है डायरेक्टली नहीं दिखता, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस सेंस में हम एक थोड़ा व्यापक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ही जल्दी का कंप्लीट होगा ये। तो होता क्या है कि जो अभी आधुनिक अर्थव्यवस्था है, आधुनिक अर्थव्यवस्था में हम लोग के देश में प्राइमरी सेक्टर में मेनली कृषि आ जाता है और बाकी कृषि से संबंधित बहुत सारी गतिविधियां होती हैं। और द्वितीयक सेक्टर में लोग देखा था औद्योगिक जो क्षेत्र है वो आ जाता है। फिर तृतीयक में आता है क्या, सेवाएं आती हैं बहुत सारी। ठीक है, तो सेवाओं में इंफ्रास्ट्रक्चर का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, यानी कि जो बहुत तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई सेवाएं मिल रही होती हैं वही टर्शरी सेक्टर को बनाती हैं काफी हद तक। जैसे यातायात है, भंडारण है, बीमा है, इंश्योरेंस जिसको लोग बोलते हैं, साथ में बैंकिंग है, तो बहुत सारी चीजें ये सर्विसेज में आती हैं। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर वाला भी ये पार्ट है ना। एजुकेशन है वो भी सर्विस में आती है, हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ है वो भी सर्विस में आ जाती है। तो होता क्या है कि जो मॉडर्न इकोनॉमी है उसमें एक तो कृषि आ गया, दूसरा आपके उद्योग आ गए। ये दोनों ठीक से काम कर पाए इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है ना। अब जैसे समझ लो कि आप ये सोचोगे कि खेती में कैसे क्या क्या फर्क पड़ सकता है, तो मैं खेती का उदाहरण दे रहा हूं। उद्योग पे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, खुद से मैं बता दे दूंगा वो भी। अब इसके सुचारू संचालन के लिए क्या क्या होगा, जैसे मैंने बोला कि खेती में भी परिवहन है, ट्रांसपोर्टेशन है। किस चीज का ट्रांसपोर्ट करोगे भाई आप? अच्छे से जो भी खेती में पैदावार हुई है वो बहुत आसानी से मार्केट तक पहुंच जाए। एपीएमसीज होती है ना, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो मंडी होती है, मार्केट कमिटीज बोलते हैं हम लोग उसको। तो एपीएमसीज तक सामान आसानी से पहुंच जाए बिना बर्बाद हुए, है ना। किसी की टमाटर की खेती है, टमाटर जल्दी खराब हो जाते हैं, भंडारण की सुविधा अगर अच्छी नहीं है और जल्दी से आपने नहीं पहुंचा पाया तो समस्या हो जाएगी। तो जो बनाया है उसको पहुंचाना, साथ में आपको उसके पहले क्या चाहिए था कि खेत ठीक से जुत पाए, उसमें जो बीजों की रिक्वायरमेंट है वो ठीक से आ पाए, फर्टिलाइजर्स की रिक्वायरमेंट है, जो आप खाद डालते हैं वो भी आप तक पहुंचे सही समय पर। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन के बिना संभव नहीं है। और इसीलिए आप परिवहन में भी देखोगे, खेती के क्षेत्र में भी, तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में बहुत बार बताता हूँ, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रही है ग्रामीण भारत के विकास के लिए। और खेती, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में, तो इस वजह से पीएमजीएसवाई बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं है। अब आपने गांव में सड़कें बना दी, लेकिन गांव से सामान कहां बिकेगा, जहां पर लोग हैं, और लोग बहुत ज्यादा कम क्षेत्रफल में कहां पर रहते हैं, शहरों में रहते हैं, बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व बहुत ही ज्यादा होता है। तो इसलिए बाकी तरह की सड़कें भी आपको अच्छी चाहिए, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो बनाती है। पीडब्ल्यूडी होता है कई सारे राज्यों में, तो राज्य स्तर पर पीडब्ल्यूडी स्टेट हाईवेज वगैरह भी बनाता है कई बार। फिर अब तो एक्सप्रेसवेज भी बनने लगे हैं, अलग से अथॉरिटीज भी आगे, कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स भी बना रही हैं, नेशनल गवर्नमेंट भी बना रही है। ऐसे ही वाटरवेज, हमारे भी मंत्री हैं गडकरी जी, तो भारत में 111 हम लोगों ने जलमार्ग बनाने की कोशिश करना स्टार्ट किया, जिसमें से बहुत सारी जगह पर कई लोग बोलते हैं कि बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन फिर भी इलाहाबाद में आप देखोगे, इलाहाबाद के आगे बनारस से लेकर के हल्दिया तक गंगा नदी पर पहला हमारा नेशनल वाटरवे है, फिर दूसरा ब्रह्मपुत्र पर है। ऐसे 4-5 वाटरवेज हैं जो अच्छे से बना सकते हैं, साउथ इंडिया में भी हैं, लेकिन हम 111 बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वाटरवेज जो है ना वो बहुत ही सस्ते पड़ते हैं, सबसे आसानी से सामान सबसे कम पैसे में सबसे कम प्रदूषण करते हुए पहुंचाना जो आसान होता है वो होता है वाटरवेज से। लेकिन इसमें मेंडरिंग की एक समस्या आती है। मेंडरिंग समझते हैं, नदियां सीधे नहीं आती हैं, ऐसा करके घूम घूम करके जाती हैं, तो वो वाली एक समस्या आ जाती है। लेकिन फिर भी काफी इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, हम लोगों ने देखा था, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन में भी क्या क्या है, ये तो आपकी रोड्स हो गई, उसके बाद से ये हो गया आपका जलमार्ग वाटरवेज, और ये आपका हो गया रेल मार्ग रेलवेज। भारत में रेलवेज जो है वो अभी तक पब्लिक ओनरशिप के साथ ही है, जिसका सार्वजनिक संपत्ति माना जाता है और सरकार की जिम्मेदारी रहती है। तो पिछले 5-6 बजट्स में काफी अच्छा एलोकेशन हुआ, 1.5 लाख करोड़ के आसपास भी एलोकेशन होता आया है। तो इसमें भी काफी तेजी से इंप्रूवमेंट हो रहा है। मैंने आपको बताया इसमें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स का काम चल रहा है और इलेक्ट्रिफिकेशन का, ये दो काम काफी तेजी से चल रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो भी आपका एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है और एग्रीकल्चर में अच्छा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कैसे क्या क्या हेल्प कर रहा है, परिवहन हेल्प कर रहा है। अब आप सोचो कि खेती में बीमा कहाँ का मदद करता है, तो हमारे देश में सरकार के द्वारा एक योजना चल रही है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। मोदी सरकार जब आई थी तब चला था, उससे पहले भी देखिए इस तरह की योजनाएं हमेशा चलती रहती, नाम बदलते रहते हैं और थोड़ा स्कोप भी बदलता है, थोड़ी पॉलिसी में भी चेंजेस आते हैं। लेकिन बीमा खेती में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत देखो, बीमा होता क्या है, आप एक प्रीमियम भरते हो, आपका बाइक है, मोटरसाइकिल है,
अब आपका अगर मान लीजिए बाइक का एक्सीडेंट होता है तो आपके पास अचानक से 15-20 हजार रुपए का खर्चा हो जाए, मान लीजिए काफी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें खराब हो गई, अगर आपने बीमा करा रखा है तो आपको काफी पैसा मिल सकता है। लेकिन आप एक छोटा सा अमाउंट देते रहते हो कि इन केस नहीं भी खराब हो तो आपको उतना पैसा तो देना ही पड़ेगा, बट खराब हो गया तो आपको उतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो बीमा क्या करता है, बीमा जो है वो आपके अचानक बहुत बड़े नुकसान को बचा लेता है, इसलिए बीमा बहुत इंपॉर्टेंट है। और फसल बीमा इसलिए इंपॉर्टेंट है किसानों के लिए क्योंकि किसानों के पास क्या होता है, एक ही संपत्ति का काम जो जरिया है आमदनी का, खेती। अब खेती में अगर नुकसान हो गया तो फिर वही सूदखोर जो होते हैं गांव वगैरह में 3-4% पर मंथ पर ब्याज देते हैं, उन्हीं के चक्कर में फंस जाते हैं, फिर जीवन भर उन्हीं का पैसा चुकाते रहते हैं। तो बीमा योजना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सीधा सीधा मैं दिख रहा है, इस योजना का नाम मैंने इसलिए लिखा है कि आपको दिख जाएगा कि देखिए ग्रामीण क्षेत्र में या कृषि में भी, उद्योग में तो आपको दिखेगा कि बहुत सारी फैक्ट्रीज में बीमा कराती हैं, अलग अलग तरह का इंश्योरेंस लेती है, मशीन्स भी खरीदती है उसके ऊपर बीमा करा लेती हैं। लेकिन आपको ग्रामीण क्षेत्र में भी समझ में आना चाहिए कि किस तरह से बीमा इंपॉर्टेंट है। और बीमा जो है ना वो क्या हो रहा है, एक तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, इंश्योरेंस है, पूरा बैंकिंग है। अब बैंकिंग में क्या होता है, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है एक, ऐसे ही अलग अलग बैंक, जैसे एसबीआई आप लिख दोगे आप तो एसबीआई एग्रीकल्चरल लोन्स आते हैं, आईसीआईसीआई बैंक एग्रीकल्चरल लोन्स आ जाएंगे, इलाहाबाद बैंक एग्रीकल्चरल लोन्स आ जाएंगे। तो बहुत सारे तरह के एग्रीकल्चरल लोन्स होते हैं, कृषि से संबंधित ऋण होते हैं। और हमारे देश में जो आरबीआई है वो कहती है कि आप जितना भी बैंक्स है ना, जो हमारी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एससीबीज, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, ज्यादातर जो बड़ी बैंक से आ जाती है इसमें, उसमें 40% आप प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग रखोगे। प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है कि जहां जहां पे ज्यादा आवश्यकता है, एजुकेशन लोन आ जाता है, खेती से संबंधित लोन आ जाता है। और इसमें भी जो 40% है उस अगर आप पूरा पूरा लोन देखोगे तो 18% तो सीधा सीधा खेती में जाता है, एग्रीकल्चर लोन्स के लिए दिया जाता था। तो ऐसा होता है, ये क्यों करते हैं, क्योंकि बैंकिंग की भी आवश्यकता है। किसान को लोन चाहिए तो कहां से उसको मिलेगा, क्रेडिट के लिए, ठीक है। तो उसको सस्ता लोन मिल पाए, कम ब्याज पर मिल पाए, और जो गांव में एक इंडेटनेस बन जाती है लोन लेने पर, वो सारी चीजें ना हो। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो हमारी हर तरह की अर्थव्यवस्था, कृषि और उद्योग, अगर आप दोनों को देखोगे तो दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो बात आती है वो यही आती है इसी से संबंधित कि आर्थिक विकास में योगदान हो रहा है, हमें यहाँ पर दिख रहा है। इसी को जब हम थोड़ा स्पष्टता के साथ देखना चाहेंगे तो दो तरह से देख सकते हैं। पहली बात तो होती है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनिएगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन हो रहा है, उत्पादन के कारक क्या क्या होते हैं मुख्य रूप से समझ लीजिए, लैंड जमीन, लेबर श्रम, कैपिटल पूंजी, ऑर्गेनाइजेशन संगठन, एंटरप्रेन्योर यानी कि जो उद्यमी हैं। तो ये 5 प्रमुख कारक माने जाते हैं। अब इन कारकों की उत्पादकता बढ़ जाए, मतलब क्या हुआ, यही लोग काम कर रहे हैं और ज्यादा उत्पादन होने लगे। तो आप सोचोगे ऐसा कैसे हो सकता है। आप समझ लीजिए कि कोई एक खेत है जहां पर बहुत सारे लोग खेती कर रहे थे, बहुत लोगों ने मेहनत करके खेती की, टमाटर की खेती की, अब टमाटर तो बनकर के तैयार हो गए। अब उसकी उत्पादकता कम हो जाएगी, क्यों, अगर आपके पास परिवहन सुविधाएं अच्छी नहीं है, टमाटर खराब हो जाएंगे, बहुत सारे बड़े बड़े वहां से पहुंच ही नहीं पाए जहां तक पहुंचना था। भंडारण अच्छा नहीं है, आपके पास स्टोरेज अच्छा नहीं है, आपके पास कोल्ड स्टोर हाउसेस नहीं है, कोल्ड स्टोरेजेस नहीं है जहां पर आप इस तरह के जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को रख पाओ। तो क्या हो जाएगा, उत्पादकता कम हो जाएगी। पता चल रहा था कि 500 क्विंटल हुए थे टमाटर, जिसमें से 200 क्विंटल तो खराब ही हो गए, तो उत्पादकता 300 क्विंटल ही तो बची। लेकिन अगर आपके पास भंडारण अच्छा होता, अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होता, अगर बैंकिंग अच्छी होती, अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन में भी आपको इंश्योरेंस अच्छा होता, अभी हमारे देश में बहुत सारे लोग एक्सपोर्ट करते हैं बड़ा सामान बना करके, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पर भी इंश्योरेंस होता है। मैं मेरी इंटर्नशिप थी एसआर पावर प्लांट में, एसआर एक कंपनी है, उसकी रिफाइनरी है, तो उन्हीं का एक कैप्टिव पावर प्लांट था वाडीनार का। तो उसमें मैंने देखा था एक कूलिंग सिस्टम होता है पावर प्लांट्स में, तो वो चाइना से इंपोर्ट किया गया था, जो खराब हो गया था। तो जब खराब हो जाता है, क्योंकि समुद्र में जहाज था, उसमें कुछ तूफान आ गया था, तो वो टकरा टकरा करके खराब हो गया था, लेकिन वो इंश्योरेंस करा रखा था, तो उस कंपनी को पैसे मिल गए थे। तो ट्रांसपोर्टेशन में भी इंश्योरेंस कराते हैं। तो अगर आपके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो क्या होता है, उत्पादकता बढ़ जाती है, नुकसान कम होता है, और सारे जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के कारक हैं, उन सबकी उत्पादकता बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि ओवरऑल जो प्रोड्यूस बना है वो सुरक्षित रहेगा, और साथ में जो बना है वो और भी ज्यादा अच्छी तरह से बन सकता है, वो वाली चीजें भी दिखाई पड़ती है। तो पहली चीज क्या निकल के आ जाती है कि उत्पादन कारकों की उत्पादकता बढ़ जाती है अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। अच्छा, दूसरी बात क्या आती है कि जनता के जीवन की जो गुणवत्ता होती है वो अच्छी हो जाती है। कैसे हो जाती है, मैंने अभी लास्ट वीडियो में एक उदाहरण दिया था, क्योंकि थोड़े दिन पहले मैं वहां पर गया था। उदयपुर के पास में एक जगह, छोटा सा गांव है, चांदनी है और कृष्णपुरा, इस तरह के नाम है, जो ट्राइबल एरियाज हैं, जनजातियां रहती हैं वहां पर, और वहां पे काफी अच्छी रोड बनी है, नई रोड बनी है।
तो जब मैं जाता हूँ तो वहां पर छोटे छोटे बच्चे हैं जो कुछ भी जंगल से या आसपास के खेतों से सामान लेकर के ऐसे रास्ते पे खड़े रहते हैं सामान बेचने के लिए। तो अब उन लोगों को, जो लोग वहां पर रह रहे हैं, उनके पास तो कोई मार्केट है नहीं, कोई बाजार नहीं जहां पर वो अपना सामान बेच पाए, लेकिन उस रोड की वजह से उस रोड पर निकलने वाले राहगीर उनका सामान खरीद लेते हैं। तो उन लोगों को एक मार्केट मिला, वो अपना सामान बेच पा रहे हैं और उनको पैसे मिल पा रहे हैं, तो उनके जीवन यापन में एक तरह से ज्यादा अच्छी बढ़ोतरी हुई, क्योंकि उनके पास पैसे आने लगे थोड़ा सा। दूसरा क्या फायदा होता है, अब मान लीजिए वहीं पर कोई बीमार पड़ गया, तो वैसी स्थिति में भी काफी आसान तब होगा जब वहां पर अच्छी रोड होगी, जिससे कि आप अच्छे से उदयपुर या किसी दूसरे शहर तक जल्दी पहुंचा पाए। साथ में एक और तरह से अगर आप देखोगे तो होता क्या है, इसी में हम लोग यातायात, अब देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में तो बहुत सारी चीजें आती हैं। आप ऐसे देखोगे जो शहर है उनकी बात करें अगर, तो बहुत बड़े बड़े शहर अपने यहाँ कौन से हैं, जैसे दिल्ली है, दिल्ली एनसीआर। अब सिर्फ दिल्ली दिल्ली नहीं रहा, दिल्ली के आसपास बहुत सारे शहर मिलकर के बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिल्ली एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन। क्या क्या आता है उसमें, नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, गाजियाबाद है, फरीदाबाद भी आ जाता है, आपका गुड़गांव भी आ जाता है, नजफगढ़ भी आ जाता है। तो बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया है, जो अभी पूरी दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र है। सिर्फ दिल्ली नहीं है, क्योंकि दिल्ली के आसपास का क्षेत्र मिलकर के टोक्यो सबसे बड़ा रीजन है। अब टोक्यो से भी बड़ा हमारी उम्मीद है कि निकल जाएगा कुछ दिन में। तो जब इतना बड़ा क्षेत्र होता है तो वहां पर यातायात बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। बहुत सारे लोग रोज ऑफिस से जाते हैं, रोज लौट करके आते हैं। तो अगर वहां पर यातायात का बहुत अच्छा सिस्टम नहीं है तो समस्या हो जाती है। जैसे दिल्ली जैसा शहर है, अगर दिल्ली मेट्रो नहीं हो तो समस्या हो जाएगी। अगर मुंबई में 80 लाख लोग लगभग रोज चला करते हैं मुंबई लोकल से, अगर इतनी अच्छी मुंबई लोकल्स नहीं है जो इतने सारे लोगों को ले जा पा रही है, तो कैसे समस्याएं हो जाएंगी। बहुत सारे एक्सीडेंट्स होंगे, बहुत सारे लोग जाम में फंसे रहेंगे। जाम में फंसा रहना बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होता है। आपने देखा है कभी, बहुत सारी साइकोलॉजिकल स्टडीज में आई है कि अगर जो लोग रोज जाम में फंसते हैं ना, उनको दिमाग खराब हो जाता है, फ्रस्ट्रेट रहते हैं, गुस्से करते हैं, घर जाकर के बच्चों को भी डांटेंगे, घर में भी लड़ाई करेंगे। तो इस तरह की चीजें होती हैं, तो जीवन यापन का जो स्तर है वो खराब हो जाता है। और इसी के साथ साथ वायु प्रदूषण भी होता है। दिल्ली में खासतौर से जब सर्दियां पड़ती हैं तो बहुत सारे रीजन होते हैं, कई पराली भी जल जाती है हरियाणा में और पंजाब में, और साथ में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी आती है, कई चीजें होती हैं जिसकी वजह से कई बार प्रदूषण भी बहुत ज्यादा हो रहा होता है। तो जब आपके पास यातायात का बहुत अच्छा सिस्टम है, जैसे दिल्ली मेट्रो है, मुंबई लोकल्स भी काफी अच्छी ही हैं अभी आप जिस तरह से देखोगे, तो वायु प्रदूषण कम हो जाता है, एक्सीडेंट्स की संभावना बहुत कम हो जाती है। सारे लोग रोड पर ही चलेंगे तो एक्सीडेंट्स भी काफी ज्यादा हो रहे होते हैं। मुंबई लोकल्स में भी कई बार होता है, उतनी सेफ नहीं है, दिल्ली मेट्रो काफी ज्यादा सेफ है रिलेटिवली एज कम्पेयर टू मुंबई लोकल्स। तो फिर भी रोड के कंपेरिजन में मुंबई लोकल्स भी काफी ज्यादा अच्छी है। तो होता क्या है कि इन सारी चीजों से भी जीवन यापन का जो स्तर है उसमें फायदा मिल रहा होता है। ऐसे ही एक और चीज समझिए, यातायात अगर बहुत अच्छा है तो आप क्या करते हो, एक जगह से दूसरी जगह तक बहुत कम खर्च में आप सामान भेज पाते हो। क्या कर पाते हो, बहुत कम खर्च में। तो मान लीजिए भारत में कोई चीज बन रही है 100 रुपए की, चीन में मान लीजिए वो चीज बन रही है वो भी 90 रुपए की, चीन से अच्छा बना ले रहा है। लेकिन मान लीजिए भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही अच्छा है, तो आपने 10 रुपए किराया लगाया, आपने 110 रुपए का सामान बेच लिया। अब मान लीजिए चीन में क्या है, चीन में किराया ज्यादा लग रहा है, तो उन्होंने 90 रुपए का बनाया था, बट 30 रुपए वहां पर किराया लग गया पहुंचाने में, तो उनका 120 रुपए का सामान हो गया। अब भारत और चीन दुनिया के किसी दूसरे देश में जब सामान बेचना है तो भारत का सामान तो 110 रुपए का रह गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही अच्छा था, बहुत सस्ता था। और चीन में क्या हो गया, वो 120 रुपए का हो गया जो चीन का सामान है। तो दुनिया वाले किसका सामान खरीदेंगे, भारत का सामान खरीदेंगे। क्यों, क्योंकि भारत का सामान सस्ता मिल रहा है। वास्तव में सिचुएशन उल्टी है। चीन में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, यातायात की में करने में जो लागत आती है वो बहुत कम है। भारत में क्या है, बहुत ज्यादा है। क्यों, क्योंकि हमारी आधारिक संरचना काफी पीछे है। हमारी किताब के स्टार्टिंग में कोड दे रखा है कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम कल पर नहीं टाल सकते हैं, और जो कल हम ऐसा कल कर देंगे, हम ऐसा कल कर देंगे, ये बात एक बच्चे को नहीं बताई जा सकती है, और उस बच्चे का नाम है आज। आज अगर आपसे कोई कुछ पूछ रहा है, आज मतलब समझे टुडे, आज, तो आप ये नहीं बोल सकते हो आज को कि हम ये कल करते हैं, क्योंकि आज तो आज ही के लिए है। तो ऐसे ही बोला गया कि वही स्थिति आधारिक संरचना की भी, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें तुरंत ही चाहिए। और हमारे एक पूर्व वित्त मंत्री थे अरुण जेटली साहब, उनकी डेथ हो गई बीमारी के चलते। तो उन्होंने एक जगह पर ऐसा बोला था आज से 5-6 साल पहले कि भारत में 800 बिलियन डॉलर्स, 800 बिलियन डॉलर्स की जरूरत है इन्वेस्टमेंट की, चाइना का कंपेरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की। तो हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, उसको बहुत जल्दी करना चाहिए। क्यों, क्योंकि बहुत इमीडिएट नीड है, उससे बहुत सारी चीजों पर फर्क पड़ रहा होता है। हम लोगों ने जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें एक मल्टीप्लायर भी होता है कि अगर आप मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर में 10 रुपए लगा रहे हैं तो आपकी अर्थव्यवस्था 60 रुपए से बढ़ जाएगी। 6 का मल्टीप्लायर है लगभग। अलग से मैं कभी आपको बताऊंगा। तो समझ लीजिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज भी कम है, तो वो सारे अलग इश्यूज हैं। लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं। तो होता क्या है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी आपको फायदा मिलता है, और इस वजह से प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति हो जाती है। आप कॉम्पिटिटिव लेवल पर पहुंच पाते हो अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हो। तो क्या कर पाओगे, आपकी उत्पादकता बढ़ गई, फिर वो चीजें खराब भी नहीं हो रही, अच्छे से आपने स्टोर किया हुआ है,
तो वो सारी चीजें की लागत कम हो जाती है और इस वजह से आप compete कर पाते हो, तो आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे, देश में एक्सपोर्ट अच्छा होगा, निर्यात अच्छा होगा, तो सारे लोगों की आर्थिक स्थिति और जीवन यापन स्तर दोनों ही चीजें सुधरेंगी। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्या देखा, काफी संक्षेप में, काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत डिटेल में तो बात नहीं की, लेकिन इस वीडियो में हम लोगों ने बस ब्रीफ में जल्दी देखा कि आधारित संरचना की इंपॉर्टेंस क्या है, प्रासंगिकता क्या है, क्यों रेलिवेंट है। और इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। अपने अगले वीडियो में कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।